गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कल हमने किया था कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। आज करेंगे हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। हाँ जी बच्चे, इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं दो चार्जेस। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि कूलम लॉ अप्लाइड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, सो हियर वी कंसीडर द टू चार्जेस। ठीक है, देखो बच्चे, स्केलर फॉर्म में हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी तो इस वजह से मैंने यहाँ पे Q1 Q2 कंसीडर कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडर बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, कल भी हमने किया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो कैसी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है, किसकी वजह से लगी है ये? वन पे फोर्स लगी है चार्ज ड्यू टू 2। ओके बच्चे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, और जो Q2 पे फोर्स लगेगी ड्यू टू Q1, दैट फोर्स इज कॉल्ड द F21। ठीक है, इन वेक्टर। हाँ जी बच्चे, मैंने कल बताया था आपको कि जो फोर्स एक्ट करेंगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके लिए यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं हम R12। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए हम इस साइड कंसीडर कर लेते हैं क्या? R21। ओके बच्चे, तो हमें स्केलर फॉर्म पता है। स्केलर फॉर्म बच्चे क्या आती है हमारे पास? फोर्स इज इक्वल टू K कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज अ स्केलर फॉर्म। अब हमने वेक्टर फॉर्म बनानी है। दिस इज अ स्केलर फॉर्म। हाँ जी, अब वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए देखो बच्चे, हमें क्या करना पड़ेगा? जो फोर्स है, ठीक है, कौन सी फोर्स हम वेक्टर लॉ में लेंगे? फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कोई भी फोर्स ले लीजिए यहाँ से। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, Q1 पे Q2 पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1, तो उसको मैंने ले लिया है F21। ओके, तो इसके लिए देखो बच्चे, एक्सप्रेशन ये क्या आएगा? F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, तो इसका बच्चे ऐसे लिख देंगे Q1 Q2 चार्जेस अपॉन। अब यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा? नीचे R स्क्वायर और साथ में क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। अब बताओ बच्चे, यूनिट वेक्टर क्या आएगा? इसका यूनिट वेक्टर देखो बच्चे, F21 के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है? R21 यूनिट वेक्टर। ओके, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जब हम करते थे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाता था? अगर ये A यूनिट का वेक्टर है हमारे पास, यूनिट तो वेक्टर है हमारे पास, क्या आ जाएगा? A वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A। ओके बच्चे, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। R12 को कितना आ जाएगा हमारे पास? R12 हमारे पास बच्चे बताओ कितना आएगा? अगर वैल्यू पुट करनी है आपको तो कर देना, अगर नहीं करनी है तो रहने देना, इतना ही कर लेना। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये याद रखना कि ये क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर है। R21 इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑफ द डायरेक्शन Q1 टू Q2। ठीक है, सिमिलरली बच्चे, अब देखो यहाँ पे जो फोर्सेस है बच्चे, वो उनका नेचर कैसा है? रिपल्सिव फोर्सेस हैं। ठीक है, कैसी फोर्सेस हैं? रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, सबने लिख लिया? देखो बच्चे, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्सेस हैं दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव इन नेचर।
तो आपने याद रखना है कि रिपल्सिव फोर्स के केस में जो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा ही बच्चे क्या होते हैं, ग्रेटर देन Q1 Q2 चार्जेस हमेशा ही क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0, रिपल्सिव इन नेचर। ऐसे ही अगर हमारे पास बच्चे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव ले लें तो भी हमारे पास रिपल्सिव ही आएगी। ओके, सेकेंड वन हमारे पास केस क्या आ सकता है इनके लिए कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और दूसरा चार्ज बच्चे क्या हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो, तो उस केस में हमारे पास कैसा आ जाएगा, देखो Q1 इज अ पॉजिटिव एंड Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज नेगेटिव। तो देखो जो फोर्स लगेगी बच्चे, ठीक है, जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, फर्स्ट पे फोर्स लग रही है ड्यू टू सेकेंड इस डायरेक्शन में, और Q1 ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चे क्या होगी, 2 पे लग रही है ड्यू टू 1। तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चे कहाँ होगी, कैसी होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, यूनिट वेक्टर हमें पता ही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R21 और ये वाली साइड हमारे पास कितना आ जाएगा, R21। ओके, तो ये कैसा है हमारे पास, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। इस केस में हमारे पास जो Q1 Q2 चार्जेस हैं इज ऑलवेज लेस देन 0 और 0 इज ग्रेटर देन Q1 Q2। ओके बच्चे, ये याद रखना है। जो MCQ है वो पूछ लिए जाते हैं कि रिपल्सिव के केस में हमारे पास Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है, और अट्रैक्टिव के केस में लेस देन। ओके, ठीक है, तो यहां से बच्चे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास जो R12 है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ R21। ठीक है, क्या पता लग रहा है, R12 इज इक्वल टू माइनस R21, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो फोर्सेस भी बच्चे ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, फोर्स 12 किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस F21। देखो जो हमने एक्सप्रेशन बच्चे लिखा था अभी ये वाला कि फोर्स लग रही है 2 पे ड्यू टू 1, वो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। और यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर कितना लिया था, R21। ठीक है, अब R21 किसके इक्वल है, माइनस R21। F21 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R², और इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस R21। ठीक है, तो ये माइनस बच्चे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² और R21। ये बच्चे ये फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स है, देखो F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये क्या है हमारे पास, ये कैसी फोर्स है, फर्स्ट पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू 2। तो ये देखो बच्चे जो कूलम फोर्स है वो किसे फॉलो कर रही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो इसी वजह से इस लॉ को बच्चे न्यूटोनियंस लॉ भी बोला गया है। क्या बोला गया है, न्यूटोनियन लॉ। ओके, हाँ जी बच्चे, इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ कूलम फोर्स, रेंज ऑफ कूलम्स फोर्स। रेंज क्या है कूलम फोर्स की, बच्चे जो रेंज है कूलम फोर्स की वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ठीक है, क्या होती है, बहुत एनॉर्मस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कूलम फोर्स एक्ट ओवर एन एनॉर्मस रेंज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशन टू माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस एज लार्ज, कितनी बच्चे, 10⁻18 मीटर।
इतनी ज़्यादा इसकी रेंज होती है, ठीक है। न्यूक्लियर रेंज से लेके, दैट मीन्स 10⁻⁻⁴ न्यूक्लियर फोर्स कितनी, 10⁻⁻⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर, इतनी ज़्यादा इसकी रेंज होती है। ओके, इसको कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, न्यूटोनियन फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज इट वैलिड फॉर अ न्यूटन्स लॉ। ओके बच्चे, आगे नेक्स्ट वन इज अ लिमिटेशन। नेक्स्ट इज अ लिमिटेशंस ऑफ कूलम फोर्स। जो कूलम फोर्स है उसकी लिमिटेशन बच्चे क्या होगी? कूलम फोर्स देखो, फर्स्ट इसकी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं? चार्जेस इज एट रेस्ट। अगर मूविंग चार्जेस आ जाए तो वहाँ उसके लिए हम जो वो है कूलम फोर्स उसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो हम कूलम फोर्स में हम क्या कंसीडर करके चलते थे कि जो चार्जेस है बच्चे क्या है? पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो उन्हीं के लिए जो कूलम फोर्स है वो वैलिड है। और तीसरी लिमिटेशन इसकी क्या है? जो सेपरेशन होती है बिटवीन द चार्जेस वो मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इस लिख लीजिए क्या है? द सेपरेशन between the charges must be greater than the nuclear range या न्यूक्लियर साइज, ठीक है बच्चे। मैंने बताया आपको कि जो कूलम फोर्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स से लेके, न्यूक्लियर रेंज से लेके 10⁻⁻15 टू 10⁻18 मीटर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी है ये हमारे पास। इसकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ओवर डोमिनेट करती है ये, ठीक है। तो इसका हम रीज़न क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर रही है यहाँ पे ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट वन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और हमने कल किया था बच्चे एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है। तो हमारे पास इनकी जो रेशियो है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ जी बच्चे, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एप्सिलॉन आर से, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी एंड आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये बच्चे हमारे पास क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम, ओके। हमें पता है कि मीडियम के लिए हमारे पास कूलम फोर्स कितनी है? 1/4 एप्सिलॉन मीडियम के लिए आ जाएगी, ठीक है। और Q1 Q2 ओवर R²। और हमारे पास वैक्यूम के लिए हम ले लेते हैं F0 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। हाँ जी बच्चे देखो, अगर हमारे पास दिस इज द रेशियो ऑफ द एप्सिलॉन नॉट इन अ मीडियम, एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट द रेशियो
relative permittivity is the ratio in the epsilon in medium और permittivity और epsilon in vacuum है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्सेस की बच्चे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो हमारे पास, ठीक है, इसी को ही डिवाइड किया गया है बेसिकली। देखो एप्सिलॉन एम, ठीक है, एप्सिलॉन एम यहाँ पे ग्रेटर होगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हमारे पास एप्सिलॉन बच्चे क्या करेगा, अगर परमिटिविटी इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या है, मीडियम की क्या हो जाएगी, वो क्या करेगी, इन बिटवीन द चार्जेस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसको बच्चे ये वाले एक्सप्रेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर ये इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो एप्सिलॉन आर relative permittivity is equal to epsilon m over epsilon naught, और ऊपर बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, force F naught over force in medium। okay बच्चे, so this is called a relative permittivity, relative permittivity। okay, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative permittivity ऑफ मीडियम, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। मैंने आपको बताया था कि बोथ आर द सिमिलर, ठीक है, एक मासेस के लिए यूज करते हैं, दूसरा चार्जेस के लिए। तो हमारे पास दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो सबसे पहले सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज में बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये दोनों ही फॉलो करती हैं किसे, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो पहला क्या आ जाएगा, बोथ आर फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चे। सेकेंड, दोनों ही एक्ट करती है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ठीक है, बोथ आर एक्ट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। ओके बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटी। आगे डिफरेंस बच्चे दोनों में क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे क्या हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी, अभी हमने देखा कि चार्जेस दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव होगी, या नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव होगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, क्या है, रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बच्चे, वो कैसी फोर्स होती है, ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्ट। हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, क्या बोला था कि बोथ द मासेस, ठीक है, एनी टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी दो मास पड़े होंगे बच्चे तो दोनों ही आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। और बच्चे जो हमारे पास ये फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मीडियम पे डिपेंड करती है क्या, नो, यूनिवर्सल है, ठीक है, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ओके बच्चे, थैंक यू।